सोचिए, भारतीय संविधान में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कानून नहीं हैं, लेकिन शायद कानून से भी बढ़कर हैं। वो कोई नियम नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के लिए एक गाइड की तरह हैं, एक ध्रुव तारे की तरह जो उसे सही रास्ता दिखाते हैं। तो आज हम उन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आकर्षक कहानी को समझेंगे कि आखिर ये बने कैसे और इनका असली मतलब क्या है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं भारत की आज़ादी के सपने से। ये बहुत बड़ा सपना था, पर सवाल ये था कि क्या ये सपना अपने आप में पूरा था। देखिए, भारत को बनाने वालों के सामने यही सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ वोट देने का हक होना चाहिए या फिर हर नागरिक के लिए एक बेहतर, एक सम्मान वाली जिंदगी का वादा भी। इसी एक सवाल ने हमारे संविधान को एक अनोखी शक्ल दी। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो सोच थी ना, ये आज़ादी मिलने से बहुत पहले ही बनने लगी थी। चाहे वो 1928 की नेहरू रिपोर्ट हो या फिर 1931 का कराची रेजोल्यूशन, इन दोनों ने एक बात साफ कर दी थी कि भाई, राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक हर भारतीय को सामाजिक और आर्थिक न्याय न मिल जाए। लेकिन ये बहुत ऊंचा सपना था और ज़मीनी हकीकत वो बिल्कुल अलग थी। एक नया देश जो भयानक गरीबी से जूझ रहा था, जिसके सामने अनगिनत चुनौतियां थीं। वो अपने करोड़ों नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अधिकारों की कानूनी गारंटी भला कैसे दे सकता था। ये वादा करना बहुत आसान था, पर इसे निभाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और इसी नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती के बीच से एक ऐसा रास्ता निकला जिसने भारतीय संविधान का पूरा चरित्र ही तय कर दिया। ये रास्ता एक दुविधा से निकला जिसने अधिकारों के एक बंटवारे को जन्म दिया। देखते हैं ये कैसे हुआ। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1945 में, जब तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस कमेटी ने एक ऐसा क्रांतिकारी सुझाव दिया जिसने इस बड़ी मुश्किल को ही सुलझा दिया। कमेटी का सुझाव बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, अधिकारों को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहले वो अधिकार जिन्हें अदालत से लागू करवाया जा सकता है, यानी जस्टिसेबल राइट्स। ये आगे चलकर बने हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। और दूसरे वो अधिकार जो सरकार का नैतिक कर्तव्य तो होंगे, लेकिन उन्हें लागू करवाने के लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकेगा। यही नॉन जस्टिसेबल अधिकार बाद में हमारे नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने। अब सवाल ये है कि अधिकारों को बांटने का ये शानदार आइडिया आया कहाँ से। तो देखिए, भारत के संविधान बनाने वालों ने इसके लिए सिर्फ अपने दिमाग पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया और अपने ही इतिहास से भी प्रेरणा ली। इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा मिली 1937 के आयरलैंड के संविधान से। साथ ही 1935 के ब्रिटिश भारत कानून में गवर्नरों के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जारी होते थे, वो भी एक आधार बने। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को दुनिया भर के संविधानों को स्टडी करने के बाद संविधान सभा के सामने मजबूती से रखने वाले शख्स थे संवैधानिक सलाहकार BN राव। लेकिन रुकिए, ये विचार संविधान सभा में इतनी आसानी से पास नहीं हो गया। इस पर इतनी जबरदस्त और यादगार बहस हुई कि उन बहसों ने ही इन सिद्धांतों के असली मतलब को हमेशा के लिए साफ कर दिया। बहस का जो सेंट्रल पॉइंट था वो ये था, क्या ये सिद्धांत सच में कोई शक्तिशाली वादा थे या फिर सिर्फ अच्छी अच्छी बातों वाली एक किताब जिसके कोई मायने नहीं थे। प्रोफेसर KT शाह जैसे कई सदस्यों ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे चेक से की जिसका पेमेंट बैंक तभी करेगा जब उसके पास पैसा होगा और उसकी मर्जी होगी। मतलब उनकी नज़र में ये सिर्फ खोखले वादे थे जिनकी कोई कानूनी ताकत ही नहीं थी। एक और सदस्य थे नसीरुद्दीन। उन्होंने तो मजाक में यहाँ तक कह दिया कि ये तो नए साल के रेजोल्यूशन जैसे हैं जिन्हें लोग 2 जनवरी को ही तोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। डर यही था कि इन सिद्धांतों को कोई भी सरकार गंभीरता से नहीं लेगी। तब इस सब के जवाब में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बेहद शक्तिशाली तर्क सामने रखा। उन्होंने साफ कहा, हम सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं चाहते, हम आर्थिक लोकतंत्र भी चाहते हैं। और भले ही अदालतें इन सिद्धांतों को लागू न करवा पाएं, लेकिन हर सरकार को चुनाव के समय जनता की सबसे बड़ी अदालत में इनका जवाब देना ही होगा। यानी असली ताकत कोर्ट में नहीं, बल्कि लोगों के वोट में होगी।
तो इस लंबी और भावुक बहस के बाद एक ऐसा दूरदर्शी समझौता हुआ, एक ऐसा रास्ता निकला जो आज भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक चरित्र को डिफाइन करता है। इसी समझौते ने हमारे संविधान की आत्मा और उसके भविष्य को आकार दिया। तो आखिर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीएसपीएस हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये देश के लिए एक नैतिक कंपास हैं, एक गाइड बुक। अदालत द्वारा लागू न होने के बावजूद संविधान खुद कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं। मतलब ये सरकारों को बताते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है, कैसा देश बनाना है। इन सिद्धांतों में आपको 3 मुख्य विचारधाराओं का एक खूबसूरत मिक्सचर दिखेगा। समाजवादी सिद्धांत जो देश के संसाधनों के बराबर बंटवारे की बात करते हैं, गांधीवादी सिद्धांत जो गांव को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, और उदार बौद्धिक सिद्धांत जो एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव भारत बनाने का लक्ष्य रखते हैं। और इन सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही था, भारत को सिर्फ एक पुलिस स्टेट नहीं बनाना जिसका काम बस कानून व्यवस्था देखना हो, बल्कि उसे एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए एक्टिवली काम करे। और शायद इसीलिए प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये दोनों मिलकर संविधान की अंतरात्मा है, द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों मिलकर ही भारत के संविधान को उसकी आत्मा देते हैं। तो 75 साल से भी ज्यादा समय बाद आज ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या ये निर्देशक तत्व सिर्फ संविधान की किताब में लिखे कुछ वादे बनकर रह गए हैं, या ये वाकई में भारत की आत्मा और उसकी पहचान बन चुके हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। भारतीय संविधान में एक हिस्सा है जिसे कुछ लोग इसकी आत्मा कहते हैं तो कुछ नैतिक दिशा सूचक। आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आखिर ये हैं क्या और ये हमारे देश के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए इस सफर को एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी संविधान की असली आत्मा क्या होती है? क्या वो सख्त कानून हैं जिन्हें अदालतें लागू करवा सकती हैं, या फिर वो बड़े बड़े आदर्श हैं, वो सपने हैं जिन्हें हासिल करने के लिए एक पूरा देश कोशिश करता है? ये निर्देशक तत्व हमें उन्हीं सपनों और आदर्शों की कहानी सुनाते हैं। तो आखिर ये निर्देशक तत्व हैं क्या? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक है। ये संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश हैं कि भाई जब भी कोई कानून बनाओ, कोई पॉलिसी लाओ, तो इन महान सिद्धांतों को हमेशा अपने दिमाग में रखना। अच्छा, कुछ जरूरी बातें फटाफट देख लेते हैं। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। इनको हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इनकी कानूनी प्रकृति। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब ये कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो कोई भी इसे लेकर अदालत में नहीं जा सकता। तो अब सवाल उठता है कि भाई अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर इनका फायदा क्या है? और यहीं पर इनकी असली खूबसूरती सामने आती है। ये कानूनी तौर पर भले ही बाध्यकारी न हों, लेकिन ये देश को चलाने के लिए बुनियादी हैं। ये हमारे देश का मॉरल कॉम्पस हैं, एक ऐसा दिशा सूचक जो बताता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इन सभी सिद्धांतों को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें हम 3 बड़ी विचारधाराओं में बांट सकते हैं। तो चलिए पहली श्रेणी से शुरू करते हैं, समाजवादी सिद्धांत, जिनका मूल मंत्र है सबके लिए बराबरी। इस सोच का सबसे बड़ा लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय को असलियत में बदलना। ये सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य मतलब एक वेलफेयर स्टेट की नींव रखते हैं। एक ऐसा राज्य जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि अपने हर एक नागरिक के कल्याण का ध्यान रखना भी है। इनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पहला, गरीबी को जड़ से खत्म करना। दूसरा, ये पक्का करना कि देश के जो भी संसाधन हैं वो सब में बराबर बंटे। और तीसरा, कामगारों यानी मेहनत करने वालों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। ये एक ऐसे समाज का खाका है जहां कोई पीछे न छूटे। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, जिसमें हमें महात्मा गांधी के सपनों के भारत की एक साफ झलक मिलती है। ये सिद्धांत सीधे सीधे उनकी विचारधारा और उनके दर्शन से निकले हैं। ये सिद्धांत गांधी जी के उस सपने का हिस्सा हैं जिसे वो ग्राम स्वराज कहते थे। ग्राम स्वराज यानी एक ऐसा भारत जहां हर गांव अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, अपने फैसले खुद ले सके और खुशहाल हो।
और इसके बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे संविधान में ही मौजूद हैं, जैसे कि आर्टिकल 40 जो गांव में पंचायतों के गठन की बात करता है, आर्टिकल 43 जो ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने को कहता है, और आर्टिकल 47 जो नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाने का निर्देश देता है। ये सब गांधी जी के सपनों के भारत को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। और अब देखते हैं तीसरी और आखिरी श्रेणी को, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये सिद्धांत एक आधुनिक, एक प्रगतिशील भारत की सोच को सामने रखते हैं। इस श्रेणी में आधुनिक उदारवाद की विचारधारा दिखती है। यहां पर जोर है तर्क पर, हर व्यक्ति की आज़ादी पर और एक ऐसे देश की संरचना बनाने पर जो समय के साथ लगातार प्रगति करे और बेहतर बने। इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं। आर्टिकल 44 जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 48A जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार का निर्देश देता है, और आर्टिकल 50 जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है ताकि न्याय हमेशा निष्पक्ष बना रहे। तो हमने ये 3 अलग अलग विचारधाराएं देखी, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। पर ये अलग अलग होकर भी असल में एक हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये तीनों मिलकर भारत के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक दर्शन तैयार करते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये 3 स्तंभ एक ही सपने को पूरा करते हैं। समाजवादी सिद्धांत हमें आर्थिक और सामाजिक बराबरी की ओर ले जाते हैं। गांधीवादी सिद्धांत एक आत्मनिर्भर, जमीन से जुड़े भारत की कल्पना करते हैं, और उदार बौद्धिक सिद्धांत एक आधुनिक, तर्कसंगत और मानवीय राज्य को बढ़ावा देते हैं। ये तीनों मिलकर ही एक सच्चे कल्याणकारी राज्य का आदर्श बनाते हैं। और अब अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर इन महान सिद्धांतों को अदालतें लागू नहीं करवा सकती, तो फिर आज के भारत के लिए इनका असली मूल्य क्या है, इनकी प्रासंगिकता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे संविधान की आत्मा और एक राष्ट्र के तौर पर हमारे असली लक्ष्यों के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज हम संविधान के 2 ऐसे आर्टिकल्स की बात करने वाले हैं जो सरकार के लिए एक तरह की रूल बुक हैं, पर इस रूल बुक में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। चलिए इसे समझते हैं। तो जरा सोचिए, संविधान ने सरकार के लिए गाइड बुक तो बना दी, पर क्या हो अगर सरकार उसे मानने से ही इनकार कर दे? ये सवाल सुनने में तो सिंपल है, पर इसका जवाब हमें संविधान की काफी गहराई में ले जाता है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 4 में। इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में DPSP। अब ये हैं क्या? ये बेसिकली वो आइडियाज़ हैं, वो सिद्धांत हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि एक बेहतर समाज कैसे बनाना है, जैसे कि सबके लिए बराबर काम, बराबर सैलरी का लक्ष्य रखना, या फिर हमारे पर्यावरण को बचाना। आप कह सकते हैं कि ये हमारे देश की गवर्नेंस की आत्मा है, उसका एक नैतिक कंपास। तो एक बात साफ कर लेते हैं, ये DSPC कोई लंबी चौड़ी नियम कानून की किताब नहीं है। नहीं, इसे कंपास की तरह समझिए। एक ऐसा कंपास जो देश की हर पॉलिसी को, हर कानून को सही दिशा दिखाता है। ये वो नींव हैं जिन पर एक इंसाफ पसंद समाज खड़ा होता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो बड़े अच्छे हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें फॉलो करेगा कौन? इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 36 में, जो हमें बताता है कि राज्य या द स्टेट का असली मतलब क्या है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता कि राज्य कौन है, ये कैसे समझेंगे कि ये निर्देश किसके लिए हैं? और यहाँ संविधान एक बहुत स्मार्ट मूव लेता है। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य का मतलब वही होगा जो फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में है। आसान भाषा में कहें तो जो कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई और सरकारी संस्था, वही इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो कौन कौन आता है इस राज्य की परिभाषा में? जरा देखिए ये लिस्ट कितनी लंबी है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, फिर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और उनकी विधानसभाएं, अरे यहाँ तक कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतें भी इसी में शामिल हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां, वो भी राज्य ही मानी जाती हैं। मतलब साफ है, ये निर्देश देश के हर लेवल पर, हर कोने में लागू होते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, आर्टिकल 37। ये आर्टिकल इन सिद्धांतों की कानूनी हैसियत के बारे में बताता है, और यहीं पर असली पहेली छुपी हुई है। और ये देखिए, ये स्लाइड उस पहेली को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं।
पर दूसरी तरफ हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिन्हें किसी भी कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता। मतलब अगर सरकार इन्हें नहीं मानती तो हम उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 37 हमें 3 बड़ी बातें बताता है। पहली, आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। दूसरी बात, इसके बावजूद ये सिद्धांत देश को चलाने के लिए फंडामेंटल हैं, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन की आत्मा है। और तीसरी बात, कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई चीज एक ही साथ कोर्ट के लिहाज से गैर जरूरी और देश के लिए फंडामेंटल ड्यूटी कैसे हो सकती है? तो इस पहेली का जवाब हमें अदालतों में नहीं मिलेगा, इसका जवाब कहीं और है। इन सिद्धांतों की जो असली पावर है वो कोर्ट कचहरी में नहीं, बल्कि सीधे देश के लोगों के हाथ में है। तो फिर से वही सवाल, अगर कोई कानूनी सजा नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता, तो फिर कोई भी सरकार इन सिद्धांतों की परवाह क्यों करेगी? इनकी असली ताकत आती कहाँ से है? और इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब दिया खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कहा था, एक सरकार जो जनता के वोट पे चलती है वो पार्ट 4 के इन सिद्धांतों को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव के समय उसे मतदाताओं के सामने इसका जवाब देना होगा। असली अदालत चुनाव का मैदान है और जज जनता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि डीएसपी किसी कानूनी जवाबदेही के लिए नहीं है, ये पॉलिटिकल और मॉरल जवाबदेही का एक टूल है। सरकार इन सिद्धांतों के लिए कोर्ट को नहीं, बल्कि देश की जनता को जवाब देती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगली बार जब भी कोई नई सरकारी पॉलिसी आए, कोई नया कानून बने, तो क्या हम एक पल रुककर ये सोचेंगे कि क्या वो इन सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरता है? शायद इस जानकारी के बाद अब हम सब सरकारी नीतियों को एक नई नज़र से देख पाएंगे। नमस्कार, आज हम भारतीय संविधान को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। इसे सिर्फ एक नियमों की किताब की तरह नहीं, बल्कि एक खास तरह का समाज बनाने के ब्लूप्रिंट के तौर पर समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा संविधान बस कुछ नियम कानूनों की एक मोटी सी किताब है जो हमें बस ये बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना? या फिर ये उससे कहीं बढ़कर है, एक प्रॉमिस, एक सपना जो हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा था, एक बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने का वादा। चलिए आज इसी वादे की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारे संविधान का असली मकसद, इसका गोल क्या है, आखिर ये किस तरह का भारत बनाना चाहता है। इसका जवाब हमें मिलता है कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में। और पता है, इस लक्ष्य का जो दिल है वो है आर्टिकल 38। डॉक्टर अंबेडकर इसे सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सबसे जरूरी मानते थे। अब सोचिए क्यों। एक नया आजाद देश जो भयंकर गरीबी और असमानता से जूझ रहा था, उसके लिए न्याय से बड़ा वादा क्या हो सकता था? और यही वो आर्टिकल है जो संविधान की प्रस्तावना में किए गए न्याय के वादे को हकीकत में बदलने का निर्देश देता है। तो ये आर्टिकल 3 तरह के जस्टिस की बात करता है। पहला है सामाजिक न्याय, मतलब समाज में जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। दूसरा है आर्थिक न्याय, इसका मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसे कम किया जाए। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, यानी हर इंसान को राजनीति में बराबर का मौका मिले। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बेहतर समाज की बुनियादें हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए इस लक्ष्य को और भी ज्यादा साफ कर दिया गया। इसमें एक बहुत खास बात जोड़ी गई। सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो सिर्फ लोगों की आय ही नहीं, बल्कि उनके स्टेटस, उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और अवसरों में जो असमानता है उसे भी कम करने की कोशिश करेगी। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं बहुत ही साफ निर्देश था। ठीक है, तो लक्ष्य तो हमें पता चल गया, वो है आर्टिकल 38। पर सवाल ये है कि इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? रास्ता क्या है? चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि संविधान इसके लिए क्या दिशा निर्देश देता है। ये रास्ता हमें मिलता है आर्टिकल 39 में। ये आर्टिकल सरकार को, मतलब स्टेट को 6 बिल्कुल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का एक्शन प्लान है उस कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए। इस रास्ते को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है इकोनॉमिक फेयरनेस, यानी आर्थिक बराबरी का। इसमें पहली बात यह है कि देश के जो संसाधन हैं उनका बंटवारा ऐसे हो कि सबका भला हो, जैसा कि हमने भूमि सुधार कानूनों में देखा। दूसरी बात, ये पक्का करना कि पैसा और संपत्ति
कुछ ही लोगों के हाथों में जमा ना हो जाए, और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, कि पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले। अब इस रास्ते का जो दूसरा हिस्सा है वो है ह्यूमन डिग्निटी, यानी हर इंसान का सम्मान। ये पक्का करता है कि हर किसी को रोजगार के ठीक ठाक मौके मिले। साथ ही ये मजदूरों और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की बात करता है, ताकि उनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम ना लिया जाए। और सबसे जरूरी बात, ये बच्चों को शोषण से बचाने की गारंटी देता है, ताकि उनका विकास एक अच्छे और सुरक्षित माहौल में हो। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने लक्ष्य भी तय कर दिया और रास्ता भी दिखा दिया, पर उन्होंने इस पूरी बुनियाद को, इस फाउंडेशन को और मजबूत करने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज भी जोड़ी, और वो है आर्टिकल 39A, जिसे 1976 में जोड़ा गया। इसका सीधा सा मतलब है कि न्याय सबके लिए होना चाहिए। पैसा या कोई और मजबूरी न्याय के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। इसी के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी मदद दे। आज जो हम नालसा या लोक अदालतें देखते हैं ना, उनकी नींव इसी आर्टिकल में रखी गई थी। तो अब तक हमने गोल देख लिया और उस तक पहुंचने का पाथ भी समझ लिया। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस पूरे ब्लूप्रिंट का असली मतलब क्या निकलता है। देखिए, यहां पर हम इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट को एक साथ समझ सकते हैं। एक तरफ है आर्टिकल 38, जो हमारा गोल है, एक न्याय से भरे कल्याणकारी समाज का विजन, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 39, जो उस विजन को हकीकत बनाने का पाथ है, यानी वो नीतियां जिन्हें अपनाकर सरकार को काम करना है। तो यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो बस वकीलों या जजों के लिए लिखी गई हो, बल्कि ये एक ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिस पर एक बेहतर समाज बनाने का काम लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये एक जिंदा दस्तावेज है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर छोड़ देती है। सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए हम आज क्या कर रहे हैं? क्या हम उस रास्ते पर सही दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं? चलिए, आज भारतीय संविधान के दिल में उतरते हैं। हम बात करेंगे अनुच्छेद 40 से लेकर 43B तक के सफर की। और देखिए, ये सिर्फ कानून की सूखी धाराएं नहीं है, ये तो वो सपने हैं जो हमारे देश को बनाने वालों ने देखे थे। तो इस सफर को एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो क्या हमारे जहन में सिर्फ नियमों की एक मोटी किताब आती है, या फिर एक बेहतर, ज्यादा इंसाफ वाले भारत का एक सपना? इन अनुच्छेदों को समझने से शायद इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमें कुछ मदद मिले। इन अनुच्छेदों को समझने के लिए हमें दो महान विचारधाराओं को देखना होगा जो साथ साथ चलती हैं। एक तरफ है गांधी जी का दर्शन, जो आत्मनिर्भर गांवों की बात करता है, और दूसरी तरफ है समाजवादी आदर्श, जो हर मजदूर के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना चाहता है। इन्हीं दोनों धाराओं ने मिलकर हमारे संविधान की आत्मा को शक्ल दी है। चलिए, सबसे पहले गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से जुड़े अनुच्छेदों को समझते हैं। और इसकी बुनियाद है अनुच्छेद 40। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने का ही संवैधानिक रूप है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो गांव की पंचायतों को इतनी ताकत दे, इतनी आज़ादी दे कि वो अपने फैसले खुद ले सकें और आत्मनिर्भर बने। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं था। जब संविधान बन रहा था तो इस पर जबरदस्त बहस हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर को डर था कि गांवों में जातिवाद इतना गहरा है कि पंचायती शायद सबके साथ न्याय ना कर पाएं। वहीं गांधीवादी नेताओं का जोर था कि असली लोकतंत्र की शुरुआत तो गांवों से ही होनी चाहिए। आखिरकार गांधीवादी नजरिए को शामिल किया गया और ये बहस आज भी मायने रखती है। कभी-कभी एक संवैधानिक सिद्धांत को जमीन पर उतरने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। सूची अनुच्छेद 40 तो 1950 में संविधान के साथ ही आ गया था, लेकिन पंचायतों को असली संवैधानिक ताकत मिली 1992 में 73वें संशोधन के बाद। इस सफर में 40 साल से ज्यादा लग गए। गांधी जी का सपना सिर्फ राजनीतिक आत्मनिर्भरता तक ही नहीं था। अनुच्छेद 43 का एक हिस्सा कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करता है, जैसे चरखा चलाना या हाथ से बनने वाले दूसरे सामान। मकसद ये था कि गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिल सके। और इसी गांधीवादी सोच का आप कह सकते हैं एक मॉडर्न रूप है अनुच्छेद 43B, जिसे 2011 में जोड़ा गया था। ये सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देता है।
मतलब जहां लोग मिलकर कोई काम शुरू करें और उसे लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं, बिना किसी बाहरी दबाव के। और ये सिर्फ एक किताबी विचार नहीं है, इसका सबसे बड़ा और सबसे सफल उदाहरण हम सबके घरों में मौजूद है अमूल, लाखों दूध उत्पादकों की एक सहकारी समिति जिसने भारत में श्वेत क्रांति ला दी। ये अनुच्छेद 43B की ताकत का जीता जागता सबूत है। तो ये तो हुई गांधीवादी सोच की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए संविधान के समाजवादी वादे को समझते हैं, जो हर मजदूर के सम्मान और अधिकार की बात करता है। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 41 से। ये कहता है कि सरकार अपनी आर्थिक क्षमता के दायरे में ये पक्का करने की कोशिश करेगी कि लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले और ज़रूरत पड़ने पर जैसे बुढ़ापे, बीमारी या बेरोजगारी की हालत में उन्हें सरकारी मदद भी मिले। ये एक तरह से सामाजिक सुरक्षा के जाल का वादा है। और ये वादा सिर्फ कागजों पर नहीं रहा है। आज हम जो मनरेगा जैसी योजनाएं देखते हैं, जो काम की गारंटी देती हैं, या फिर बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है, ये सभी कहीं ना कहीं अनुच्छेद 41 की सोच को हकीकत में बदलने की कोशिशें हैं। संविधान सिर्फ काम देने का वादा नहीं करता। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम करने की जगह भी न्याय संगत और मानवीय होनी चाहिए। मतलब एक सुरक्षित माहौल हो, काम के घंटे सही हों और लोगों के साथ सम्मान से पेश आया जाए। और ख़ास तौर पर ये गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का इंतजाम करने की बात करता है। इस संवैधानिक आदर्श का सीधा नतीजा है हमारा मातृत्व लाभ अधिनियम या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसी कानून के तहत भारत में कामकाजी महिलाओं को तनख्वाह के साथ मातृत्व अवकाश मिलता है और इसकी जड़ें सीधे सीधे अनुच्छेद 42 में हैं। अब अनुच्छेद 43 का समाजवादी हिस्सा निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज की बात करता है। ध्यान दीजिए, ये न्यूनतम मजदूरी से बहुत आगे की चीज़ है। न्यूनतम मजदूरी तो बस पेट भरने के लिए होती है, लेकिन निर्वाह मजदूरी का मतलब है इतनी आमदनी कि एक इंसान सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि सम्मान से जी सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी कर सके। भारत में आज भी इन दोनों के बीच का फासला एक बड़ी बहस का मुद्दा है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रांतिकारी समाजवादी विचार पर। 1976 में जोड़ा गया अनुच्छेद 43A कहता है कि उद्योगों के मैनेजमेंट में यानी कंपनी के बड़े फैसलों में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। ये विचार एक कामगार को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि कंपनी का एक अहम हिस्सेदार मानता है। तो हमने गांधीवादी और समाजवादी दोनों ही तरह के सिद्धांतों को देखा। आइए अब इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझते हैं। यहाँ हम सब कुछ एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ अनुच्छेद 40 और 43B हैं, जिनमें गांधीवादी सोच है, जो पंचायतों और सहकारिता पर जोर देती है। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 41, 42 और 43A समाजवादी हैं, जो काम, सम्मान और मैनेजमेंट में भागीदारी की बात करते हैं। और अनुच्छेद 43 में तो जैसे दोनों विचारधाराओं का संगम दिखता है। ग्राम स्वराज से लेकर मजदूरों की भागीदारी तक ये हमारे संविधान बनाने वालों के बहुत ऊंचे सपने थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज के भारत में हम इन सपनों को पूरा करने के कितने करीब हैं और इस सफर में अभी और कितनी दूरी तय करनी बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए है। नमस्ते, आज बात करते हैं हमारे संविधान के उन 4 बहुत ही दमदार अनुच्छेदों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं और जिन पर आप जानते हैं आए दिन बहस होती रहती है। कभी सोचा है कि शादी, तलाक और जमीन जायदाद से लेकर शराबबंदी तक इन सब पर हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल्स असर डालते हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बहस वाले सिद्धांत से। ये है अनुच्छेद 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा कानून जो देश के हर नागरिक के पर्सनल मामलों पर लागू हो, फिर चाहे उनका धर्म कोई भी हो। आइडिया है एक रूपता लाने का। तो ये कानून किन चीजों पर लागू होगा? ये मुख्य रूप से पर्सनल मामलों को देखेगा, जैसे शादी, तलाक, विरासत मतलब संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और बच्चे को गोद लेने के नियम। अभी क्या होता है, अभी ये सारे मामले अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से चलते हैं।
और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस पर जबरदस्त बहस हुई थी। आखिर में ये तय हुआ कि इसे अनिवार्य यानी मैंडेटरी नहीं बनाते हैं, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया। मतलब एक तरह से भविष्य की सरकारों के लिए एक गाइडलाइन छोड़ दी गई कि जब देश में आम सहमति बने तब इसे लागू कर लेना। तो आज की क्या स्थिति है? गोवा में तो ये पहले से ही लागू है और अभी हाल ही में उत्तराखंड ने भी इसे पास कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आजकल इतना चर्चा में क्यों है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 45 पर। और ये पता है, ये एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान के सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो समय के साथ बदल सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 45 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए, शुरू में इसका मकसद था 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, लेकिन फिर आया साल 2002 और 86वां संशोधन। इसके बाद शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बन गया। तो अनुच्छेद 45 का फोकस शिफ्ट हो गया। अब ये कहता है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। और इसका असर हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। जो पूरे देश में आंगनवाड़ी का सिस्टम चलता है ना, वो इसी बदले हुए अनुच्छेद 45 की देन है। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिद्धांत असल जिंदगी में काम करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 46 पर। ये अनुच्छेद हमारे संविधान की आत्मा यानी सामाजिक न्याय के संकल्प को दिखाता है। ये क्या कहता है? ये साफ साफ कहता है कि राज्य की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो समाज के कमज़ोर वर्गों, खास तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एजुकेशनल और इकोनॉमिक हितों को बढ़ावा दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से भी बचाए। तो ये होता कैसे है? मतलब एक सिद्धांत, कानून कैसे बनता है? देखिए, पहले संविधान में एक निर्देश दिया गया है, फिर उस निर्देश को, जैसे कि पढ़ाई लिखाई और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर सरकारें असल कानून बनाती हैं। मतलब एक गाइडलाइन से एक एक्शन प्लान तक का सफर। और ये असल कानून कौन से हैं? अरे हम सब इनके बारे में जानते हैं। स्कॉलरशिप स्कीम्स, रिजर्वेशन सिस्टम और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जैसा सख्त कानून, ये सब इसी अनुच्छेद 46 की भावना को हकीकत में बदलने के लिए बनाए गए हैं। चलिए अब इस कड़ी के आखिरी अनुच्छेद पर आते हैं, आर्टिकल 47। इसके ना 2 पहलू हैं। एक तरफ है पब्लिक हेल्थ और दूसरी तरफ है गांधीवादी सोच। तो आर्टिकल 47 के 2 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, लोगों की सेहत सुधारना, मतलब पोषण का स्तर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करना। जो मिड डे मील स्कीम है या आयुष्मान भारत योजना है, वो सब इसी सोच का नतीजा है। और दूसरा लक्ष्य जो गांधी जी के विचारों से जुड़ा है, वो है नशाबंदी, मतलब जो नशीले ड्रिंक्स सेहत के लिए खराब हैं उन पर रोक लगाना, जैसा कि हमें बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। तो ये थे वो 4 जरूरी अनुच्छेद। चलिए एक बार फटाफट से इन चारों के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो एक नज़र में देखें तो आर्टिकल 44 मतलब एक देश एक सिविल लॉ, आर्टिकल 45 मतलब 6 साल से छोटे बच्चों की देखभाल और पढ़ाई, आर्टिकल 46 मतलब SC/ST और पिछड़े वर्गों की शिक्षा और सुरक्षा, और आखिर में आर्टिकल 47 जो पोषण, सेहत और शराबबंदी की बात करता है। सिंपल और क्लियर। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सिर्फ किताबी सुझाव हैं जिन्हें सरकारें चाहें तो नज़रअंदाज कर सकती हैं, या फिर ये हमारे देश के लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं, एक नैतिक दिशा निर्देश जो हमें एक बेहतर भारत बनाने का रास्ता दिखाते हैं? सोचने वाली बातें है ना। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो भारत की विदेश नीति से लेकर पर्यावरण की रक्षा और यहाँ तक कि वैज्ञानिक खेती तक का रास्ता दिखाते हैं? आज हम उन्हीं दूरदर्शी सिद्धांतों यानी आर्टिकल्स 48 से 51 पर बात करने वाले हैं, जो सच में आधुनिक भारत की नींव हैं। तो देखिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम DPSP के विजन को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये सिद्धांत हमारे पर्यावरण और हमारी विरासत की रक्षा कैसे करते हैं। उसके बाद भारत की दुनिया में शांति की राह को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि भाई ये निर्देशक सिद्धांत इतने जरूरी हैं क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए, ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये सिर्फ कानून की किताबों में भरने के लिए नहीं लिखे गए हैं। ये असल में भारत के लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं, एक नैतिक दिशा निर्देश। ये हमें बताते हैं कि एक देश के तौर पर हमें विज्ञान, पर्यावरण और दुनिया के साथ अपने रिश्तों को किस नजरिए से देखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर हमारा देश खड़ा है, हमारी जमीन, हमारा पर्यावरण। संविधान के आर्टिकल 48 और 48A इन्हीं की हिफाजत की बात करते हैं। आर्टिकल 48 ये सीधा सीधा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ता है। इसका मकसद था खेती और पशुपालन को पुरानी ढर्रे वाली प्रथाओं से निकालकर मॉडर्न और साइंटिफिक बनाना। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितना बड़ा और प्रोग्रेसिव ख्याल था। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है विज्ञान और गांधीवादी सोच का मेल। एक तरफ तो ये आर्टिकल खेती को मॉडर्न बनाने और पशुओं की नस्ल सुधारने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ ये गायों और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का भी निर्देश देता है। मतलब परंपरा और प्रगति का एक कमाल का बैलेंस। और इसका असर जबरदस्त हुआ। इसी आर्टिकल ने भारत की हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को एक वैचारिक ताकत दी और कई राज्यों ने इसी से प्रेरणा लेकर गौवंश वध पर रोक लगाने के लिए कानून भी बनाए। मतलब ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं रहा, इसने असल में नीतियां बनाई। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 48A पर। ये ना ओरिजिनल संविधान में नहीं था, इसे 1976 में जोड़ा गया। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं और भारत ने भी इस ग्लोबल जिम्मेदारी को अपने संविधान में जगह दी। इसी सिद्धांत ने भारत के सबसे जरूरी पर्यावरण कानूनों की नींव रखी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये दोनों बड़े कानून इसी आर्टिकल की भावना को असलियत में बदलने के लिए बनाए गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन सिद्धांतों की बात करते हैं जो भारत की विरासत को सहेजते हैं और हमारी न्याय प्रणाली को निष्पक्ष यानी फेयर बनाते हैं। आर्टिकल 49 एक तरह से हमारे इतिहास को बचाने का एक संवैधानिक वादा है। ये सरकार को जिम्मेदारी देता है कि वो देश के हर एक राष्ट्रीय स्मारक और ऐतिहासिक जगह को किसी भी तरह के नुकसान से बचाए। ये हमारी पहचान को बचाने का निर्देश है। पर सवाल ये उठता है कि जमीन पर असल में इस विरासत की रक्षा करता कौन है? और इसका जवाब है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यही वो संस्था है जो आर्टिकल 49 को हकीकत में बदलती है और ताजमहल से लेकर हजारों गुमनाम स्मारकों तक हमारी इस अनमोल धरोहर की देखभाल करती है। अब आते हैं डेमोक्रेसी के एक बहुत ही बुनियादी पिलर पर, निष्पक्ष न्याय। आर्टिकल 50 इसी की गारंटी देता है। ये कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। सीधा सा मतलब है, जो कानून लागू करें वो फैसला ना सुनाए। और मजे की बात यह है कि ये मांग आजादी से बहुत पहले 1885 से उठ रही थी। इस बदलाव को ना ऐसे समझिए, अंग्रेजों के टाइम में जो कलेक्टर होता था वही एक तरह से राजा था। उसके पास जमीन के मामले देखने की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी थी और फैसला सुनाने की जुडिशियल पावर भी। आर्टिकल 50 ने इसी सिस्टम को बदला। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अलग हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अलग, ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो और न्याय निष्पक्ष हो सके। चलिए अब हम इस सीरीज के आखिरी आर्टिकल 51 पर चलते हैं। ये आर्टिकल भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति और ग्लोबल पीस के लिए उसके विजन का खाका तैयार करता है। तो आर्टिकल 51 दुनिया को लेकर भारत का नजरिया सेट करता है और इसके 4 बहुत मजबूत स्तंभ हैं। पहला, हम दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। दूसरा, हम बाकी देशों के साथ न्याय और सम्मान के रिश्ते रखेंगे। तीसरा, हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का आदर करेंगे। और चौथा, हम कोशिश करेंगे कि आपसी विवाद बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाए जाएं, लड़ाई से नहीं। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति यानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और यूनाइटेड नेशंस के शांति अभियानों में हमारी जो एक्टिव भूमिका रही है, वो सब इसी आर्टिकल 51 की सोच का सीधा नतीजा है। तो ठीक है, हमने इन सभी आर्टिकल्स को एक एक करके समझ लिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP इतने महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि DPSP एक तरह से संविधान का मॉरल कंपास है। ये वो सिद्धांत है जिनको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये देश को चलाने के लिए बुनियादी आदर्श हैं, एक गाइडलाइन है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो इसकी 3 सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये एक वेलफेयर स्टेट की परिभाषा देते हैं।
मतलब सरकार का काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना है। दूसरी, ये सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाते हैं। जनता और विपक्ष इन्हीं के आधार पर सरकार से सवाल करते हैं। और तीसरी, सुप्रीम कोर्ट जब किसी कानून की जांच करता है तो वो डीएसपी को एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करता है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि डीपीएसपी हमारे संविधान की आत्मा है, जो एक न्याय से भरे और बराबरी वाले समाज का सपना देखते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के भारत में और आने वाले कल में संविधान का ये महान विजन कितना प्रासंगिक है, इस पर सोचिएगा जरूर। भारतीय संविधान, पता है, ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है। ये असल में एक कहानी है नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते की। और इस कहानी के, कह सकते हैं, दो सबसे बड़े किरदार हैं, हमारे मौलिक अधिकार और सरकार के लिए बने नीति निर्देशक तत्व। तो सवाल ये है कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए आज इसी दिलचस्प रिश्ते को समझते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे टॉपिक का सार है। मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व। सुनने में लगता है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन असलियत में ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। एक हमें ताकत देता है तो दूसरा उस ताकत को एक मतलब देता है, उसे सार्थक बनाता है। तो हमारे संविधान के ये दो स्तंभ आखिर हैं क्या? देखिए, एक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और दूसरे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भाग 4 में है। इन्हीं दो पर भारत की पूरी शासन व्यवस्था टिकी हुई है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? इनका जो मूल स्वभाव है वो क्या है? इसे समझने के लिए हमें इनके सबसे बुनियादी फर्क को देखना होगा। और ये है वो सबसे बड़ा, सबसे दार्शनिक अंतर। मौलिक अधिकार जो हैं वो मुख्य रूप से एक व्यक्ति की रक्षा करते हैं, मतलब ये एक नागरिक के व्यक्तिगत हितों, उसकी आज़ादी को सबसे ऊपर रखते हैं। वहीं दूसरी ओर निर्देशक तत्व पूरे समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं। उनका लक्ष्य किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय की भलाई है। चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। पहला फर्क है प्रकृति का। मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं। इसका मतलब ये सरकार पर रोक लगाते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं। ये सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। अब सबसे बड़ा अंतर है न्यायोचितता का। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, लेकिन निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। उद्देश्य भी अलग है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं, जबकि निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का सपना देखते हैं। एक व्यक्तिगत है तो दूसरा सामाजिक। तो नकारात्मक का मतलब यहाँ बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये राज्य की शक्ति पर एक सीमा लगाते हैं। ये कहते हैं, राज्य तुम नागरिक की बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकते, या तुम कानून के सामने किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये एक तरह से नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है, एक ढाल है। और दूसरी तरफ है निर्देशक तत्व, जो राज्य को एक लक्ष्य देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, राज्य कोशिश करो कि समान काम के लिए समान वेतन मिले, या ग्राम पंचायतों का गठन करो। ये एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सरकार को दिए गए निर्देश हैं, एक रोड मैप की तरह। अच्छा, इतने सारे अंतर देखने के बाद ऐसा लग सकता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन नहीं, ये एक ही जड़ से निकले हैं और एक ही लक्ष्य की ओर देखते हैं। अब समझते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, एक दूसरे को पूरा कैसे करते हैं। देखिए, दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक ही है, देश के नागरिकों का कल्याण। दोनों की जड़ें हमारी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हैं, खासकर 1931 के कराची प्रस्ताव से। और सबसे जरूरी बात, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक हमें अधिकार देता है तो दूसरा उन अधिकारों को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने लायक माहौल बनाता है। ये दोनों मिलकर ही भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इनके बीच कोई लड़ाई नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये एक ही टीम के दो खिलाड़ी हैं जिनका एक ही मकसद है, एक ऐसा देश बनाना जहां हर नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। लेकिन कागज पर यह संतुलन जितना आसान दिखता है ना, हकीकत में इसे पाना उतना ही मुश्किल था। कई दशकों तक हमारी अदालतों में यही सवाल गूंजता रहा कि अगर इन दोनों में कभी टकराव हो तो कौन ज्यादा ताकतवर माना जाएगा,
मौलिक अधिकार या फिर निर्देशक तत्व? ये न्यायिक यात्रा दशकों तक चली। देखिए, 1951 में चंपकम दौरे राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार ऊपर हैं। फिर 1967 में गोलकनाथ मामले में कोर्ट ने और भी ज्यादा सख्ती दिखाते हुए कहा कि सरकार निर्देशक तत्वों के लिए मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला, जिसने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और एक संतुलन की राह दिखाई। और आखिरकार इस लंबी बहस का अंत हुआ 1980 के एक फैसले से। और ये है वो वाक्य, वो फैसला जिसने इस बहस को हमेशा के लिए सुलझा दिया। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारा संविधान इन दोनों के बीच के संतुलन की नींव पर टिका है। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों बराबर के साथी हैं। मिनर्वा मिल्स मामले में ही अदालत ने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी थी जो इस संतुलन को हमेशा के लिए आसान बना देती है। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व असल में एक ही रथ के दो पहिए हैं। अगर इसे और भी सरल तरीके से समझना हो तो ऐसे सोचिए, मौलिक अधिकार वो हैं जो हमारे पास अभी हैं, इसी पल हैं, जैसे बोलने की आज़ादी। और निर्देशक तत्व वो लक्ष्य हैं जिन्हें हमें भविष्य में पाना है, जैसे सबके लिए समान काम और समान वेतन। एक पहिया वर्तमान की जमीन पर है और दूसरा हमें भविष्य की ओर ले जाता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये संतुलन क्यों जरूरी है। जरा सोच कर देखिए कि हमारे पास केवल निर्देशक तत्व हैं, मतलब समाज के कल्याण के बड़े बड़े लक्ष्य, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार नहीं। ये तो तानाशाही की ओर ले जाएगा, जहां समाज के नाम पर किसी की भी आज़ादी छीनी जा सकती है। और अब दूसरी तरफ सोचिए, किसी के पास बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। ऐसे अधिकार कितने खोखले हैं, कितने अर्थहीन हैं। तो ये सवाल सोचने लायक है ना? ये हमें बार बार याद दिलाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए व्यक्ति के अधिकार और समाज के लक्ष्य, वर्तमान की गारंटी और भविष्य की आशा, इन दोनों के बीच एक नाजुक और सुंदर संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है।